हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटा आज जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है वो है बेटा जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी की पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद फीचर्स पढ़ेंगे। इससे पहले जो टॉपिक हुआ था उसके अंदर मैंने आपको रजिस्ट्रेशन और टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में पढ़ाया था। टोटल 6 पॉइंट्स थे उसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपको उससे प्रीवियस टॉपिक में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि हमें इस पॉइंट में डाउट आया, तो उसको क्लैरिटी कर दी जाएगी, कंफर्म कर दिया जाएगा कि कैसे कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है हमें। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं पहले सबसे पहले जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो अगर हम पहले बात करें जॉइंट स्टॉक कंपनी होता क्या है, देखो व्हाट डू मीन बाय कंपनी। कंपनी का मतलब क्या है, अगर हम बात करें जैसे ज्वाइंट का मतलब है आपस में मिलकर काम करना। कई सारी जैसे दो कंपनीज होती है, एक अलग कंपनी दूसरी कंपनी, वो ज्वाइन हो गई, दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो कंपनी का मतलब होता है क्या, कंपनी जो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली रजिस्टर्ड है। कंपनी की सीधी डेफिनेशन होता है कि कंपनी उसे कहते हैं जो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली रजिस्टर्ड है, या तो एग्जिस्टिंग कंपनी एक्ट जो भी चल रहा है या उससे प्रीवियस किसी एक्ट में रजिस्टर्ड है, उसे हम कहते हैं कंपनी। अगर हम बात करें व्हाट डू मीन बाय कंपनी, कंपनी इज एन मीनिंग दैट इट मींस दैट एसोसिएशन ऑफ, यहाँ पे क्या है, एसोसिएशंस है, कई सारे लोगों का आपस में क्या है, एसोसिएशन। यहाँ पे लोग क्या होंगे, आपस में मिलेंगे, एसोसिएट होंगे, एंड मेनी पीपल कंट्रीब्यूट मनी, और जितने भी बंदे होंगे सारे के सारे बंदे वो क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, पैसा लगाएंगे, निवेश करेंगे इन द फॉर्म ऑफ शेयर एंड द कॉमन स्टॉक। वो क्या करेंगे, कॉमन स्टॉक का मतलब है जो भी इनका कॉमन स्टॉक है, हम कह सकते हैं जैसे मान लो टोटल 50 लाख की कंपनी खोलनी है, तो 50 लाख में सब लोग क्या करेंगे, अपना अपना कंट्रीब्यूशन क्या करेंगे, 50 लाख करेंगे, इकट्ठा करेंगे, कॉमन स्टॉक करेंगे एंड एम्प्लॉयड सम कॉमन पर्पस, और वो कुछ काम करेंगे जो भी उनका कॉमन पर्पस था, जो भी उनका मेन उद्देश्य था, उस उद्देश्य के लिए वो काम करेंगे, और जो भी उसका प्रॉफिट होगा वो उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब क्या है, इट मींस दैट एसोसिएशन ऑफ मेनी पीपल्स, लोगों का मिलना। और क्यों मिलना, ताकि वो जो भी उनका कॉमन पर्पस है उस कॉमन पर्पस के लिए तहत अगर वो काम कर सके। यहाँ पे वो खुद भी काम करेंगे, कई लोग एम्प्लॉयड काम के भी करवाएंगे, जॉब पे भी रखेंगे ताकि उनका ऑब्जेक्टिव पूरा हो। यहाँ पे जितने भी मेंबर्स होंगे, जो कह सकते हैं शेयर होल्डर होंगे, वो क्या करेंगे, अपना पैसा कंट्रीब्यूट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ शेयर, और जितना पैसा वो कंट्रीब्यूट करेंगे उनको उतना उसका हिस्सा जो डिविडेंड होगा, प्रॉफिट का पार्ट, वो उनको दे दिया जाएगा। अगर इन शॉर्ट में हम बात करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जॉइंट स्टॉक कंपनी के एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जैसे रिलायंस फाउंडेशन या रिलायंस इंफोसिस, रिलायंस पेट्रोलियम, ग्लोबल एंटरप्राइजेस, एसएमसी। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनका हम कह सकते हैं, जैसे मतलब एक्साइटल हो गया, बीटेक हो गया, मतलब बीटल हो गया, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके नाम क्या है, अलग अलग से हैं। वो एवेंचर हो गया, एक्सलेंचर हो गया, कौन कौन सी कंपनीज हैं, वो आर्टिफिशियल है, अस्तित्व में उस नाम का कोई बंदा नहीं है, पर उसके नाम भी कंपनी, मतलब काइंड ऑफ लोग जो जाने जाएंगे। आप बोलते हो कि मैं मान लो कि मैं टीसीएस में काम करता हूँ, व्हाट इज टीसीएस, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी, तो टाटा कंसल्टेंसी में काम करता हूँ, या मैं ग्लोबल एंटरप्राइज में काम करता हूँ, बहुत बड़ी कंपनी मान लो, अब या मैं गामा फाइनेंसिंग में काम करता हूँ, तो गामा नाम का वो बंदा नहीं है और ये फाइनेंस कंपनी है। तो कंपनी का मतलब क्या है, बेसिकली एक आर्टिफिशियल पर्सन, एक आर्टिफिशियल है जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, जो दिखती नहीं है, पर लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस है, बाय लॉ उसको एग्जिस्ट किया गया है। वो कंपनी प्रॉफिटेबल है तो हम कह सकते हैं कंपनी जीवित है, और कंपनी में लॉस हो गया तो कंपनी का ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। तो कंपनी हम कह सकते हैं हमारे साथ, कंपनी जीती भी है, बढ़ती भी है, ग्रो भी करती है, ठीक है। जब उसको स्टार्टिंग से हम कह सकते हैं कंपनी को जब बनाते हैं तो कंपनी कह सकते हैं कि कंपनी का न्यूली बॉर्न हुआ है, कंपनी अभी जस्ट बनी है, फिर वो काम करेंगे, लोग काम करेंगे, पैसा लगाएंगे, कंपनी ग्रो भी होगी। तो कंपनी का एक आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट फ्रॉम द लीगल एग्जिस्टेंस। अगर हम बात करें वो ओनर से सेपरेट है, ओनर्स अलग हैं, हमारी अपनी पहचान है, हमारी अपनी आइडेंटिटीज है, कंपनी की अपनी आइडेंटिटीज है, ठीक है। एंड परपेचुअल, इसका मतलब क्या, कंपनी हमेशा, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कंपनी ये है परपेचुअल। इसका मतलब होता है कंपनी गो फॉरएवर, द मेंबर मे बी कम एंड गो, कंपनी में कोई बंदा आए, कोई बंदा जाए, कोई मरे, कोई करे, कंपनी गो फॉरएवर। रिलायंस फाउंडेशन, रिलायंस इंफोसिस, ऐसी कई सारी बड़ी कंपनीज हैं जहाँ पे हजारों लोग काम करते हैं, हजारों लोग निकलते हैं, फिर ट्रांसफर लेते हैं, नए बंदे आते हैं जाते हैं, पर उस पर कंपनी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कंपनी हमेशा चलती रहेगी, कंपनी अपना काम करते रहेगी। तो हम कह सकते हैं कंपनी में द पर्सन में कम एंड गो, ये
फ्रेज है कंपनी में भी द पर्सन में भी कम एंड गो, कोई बंदा आए कोई बंदा अगर जाए, पर उस पे अगर हम बात करें तो कंपनी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कंपनी गो फॉरएवर, कंपनी जब तक अगर हम कह सकते हैं जैसे धीरू भाई अंबानी ने जो हम कह सकते हैं रिलायंस को स्टार्ट करा, धीरू भाई अंबानी चले गए, मर गए, उनकी डेथ हो चुकी है, पर लेकिन कंपनी अभी भी उनके नाम से चल रही है, कंपनी अभी भी अपना काम कर रही है। मुकेश अंबानी चला रहे हैं, मुकेश अंबानी अगर मर भी जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उनके बच्चे चलाएंगे। तो या वो कंपनी किसी और को बेच भी देंगे, किसी बाहर के मुल्क के किसी बंदे को बेच दिया, ठीक है, मान लो डोनाल्ड ट्रम्प ने उनकी कंपनी परचेस कर ली, तो कंपनी तो नहीं मरी ना, कंपनी चल रही है, इसका मतलब कंपनी पर कंपनी हमेशा चलती रहेगी। एंड ए कॉमन सी, देखो जैसे अगर हम बात करें हमारे अपने सिग्नेचर्स होते हैं, हम एज ए इंडिविजुअल कोई प्रॉपर्टी परचेस करेंगे, हम साइन कर देंगे, पर कंपनी कैसे साइन करेगी? कंपनी भी तो एक पर्सन है, कंपनी के नाम पे तो कोई बिल्डिंग परचेस करेंगे, कोई मशीनरी परचेस करेंगे, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो कंपनी के लिए एक एविडेंस होता है, कह सकते हैं एक सिग्नेचर होता है, तो कहते हैं बेटा कॉमन सील। कॉमन सील होता क्या है? एक तरह की लोहे की पंचिंग मशीन होती है, ठीक है जी, जैसे हम कह सकते हैं इस तरह से, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ किस तरह से होती है। मान लो ये एक इस तरह से एक लूप होता है, गोल होता है, ठीक है, नीचे दो हिस्से होते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर कंपनी का नाम लिखा हुआ, जैसे लिखा ग्लोबल एंटरप्राइज, तो 6 ऐसे ना, इस तरह से ऐसे 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 इस तरह से पिनों की फॉर्म में ऐसे घुसा होगा, और इस पे 2 लूप होते हैं, एक हैंडल ऊपर होगा, एक हैंडल नीचे होगा। तो हम क्या करते हैं, उनको पेज को रखते हैं बीच में और उसको दबाते हैं, जैसे हम पेज की दबाएंगे तो क्या होगा, उसके ऊपर वो नाम जो होगा कंपनी का वो पूरा छप के आ जाएगा। इसका मतलब अगर कंपनी का उसके ऊपर नाम छप के आ गया, जैसे कोई आप सर्टिफिकेट देखते हो, डिग्री देखते हो, तो वो भी क्या है, एक संस्था ने दी है, उसके ऊपर साइन होगा, तो उस पर ना हम कह सकते हैं गुदा होता है नाम, जिसको हम दबाते हैं, पंच करते हैं, तो उस पर क्या होता है कि उस कंपनी का जो पूरा नाम होता है वो उस पर आ जाता है। तो दिस इज काइंड ऑफ ए कॉमन सील, वो एक तरह का एविडेंस होता है कि कंपनी ने उस पर साइन कर दिया है, क्योंकि कंपनी में उसके नाम लिखा हुआ है, कंपनी का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, सब कुछ उस पर लिखा होता है, जिससे हम कह सकते हैं वो एक रियल एविडेंस है कि कंपनी ने इसको साइन किया। और जो कॉमन सील होती है वो बहुत सीक्रेट जगह पर रखी जाती है कंपनी की, ठीक है, ऐसे नहीं कि हर किसी के पास पड़ी है, और ये किसी इंपॉर्टेंट दस्तावेज पे लगाई जाएगी, कंपनी को बेच रहे हो, कंपनी खरीद रहे हो, शेयर्स खरीद रहे हैं, शेयर्स बेच रहे हैं, ठीक है, उस जगह पे, बाकी जगह पे स्टैम्प लगेगी, ठीक है जी। पर लेकिन हम कॉमन सील की बात करते हैं, स्टैम्प इज आल्सो काइंड ऑफ अ कॉमन सील, वो भी एक तरह की कॉमन सील होती है, पर अगर वैसे रियल में बात करें तो कॉमन सील एक होती है जिसके ऊपर उसका नाम लिखा होता है, तो वो अपने नाम पे क्या करेगी, साइन करेगी, और उस डॉक्यूमेंट को पूरी तरह से क्या होगा, लीगल मान जाएगा अगर किसी के ऊपर साइन किया गया है। उसके बेटा हम बात करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की कुछ फीचर्स हैं, टोटल आपके सामने ये 8 आपके फीचर्स लिखे हुए हैं। पहला कौन सा, सेपरेट लीगल रेजिस्टेंस, उसके बाद आपका आर्टिफिशियल पर्सन, नेक्स्ट इज परपेचुअल सुएशन, उसके बाद है जी कॉमन सील, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, कंपनी के अंदर आप ट्रांसफर कर सकते हो, अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकते हो, एक कंपनी के शेयर दूसरी कंपनी को बेचे जा सकते हैं, किसी को दिए जा सकते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी, जितने भी पार्ट जो भी मेंबर्स हैं, जो भी काम कर रहे हैं शेयर होल्डर, उनकी लायबिलिटी कितनी होगी, लिमिटेड होगी, हर कोई बंदा अपने शेयर के हिसाब से अपना उतना एक कंट्रीब्यूशन देगा जितना उसने पैसा लगाया है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन, ये इट इज वेरी नेसेसरी टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, और कंपनी वो है जो किसी भी लॉ में अंतर्गत रजिस्टर्ड है, चाहे वो कंपनी एक्ट हो या उससे कोई प्रीवियस एक्ट हो, 1956 या 2003 हो। उसके बाद है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, कंपनी के अंदर हम बात करते हैं सेपरेशन होता है, ओनर अलग होता है, और कंपनी के नाम पे हम असेट्स परचेज कर सकते हैं, ओनर अपने नाम से परचेज करेगा। अगर मैंने कंपनी के नाम से कार परचेज करी तो कंपनी की है, उसके ऊपर मेरा हक नहीं है, उसके ऊपर जितने भी कंपनी के शेयर होल्डर हैं उनका सबका हक है, तो वो सब बंदे उसके लिए क्लेम कर सकते हैं। पर अगर कोई मैं कंपनी से ना मान लो कि मैंने अपने नाम पे गाड़ी परचेज की तो वो मेरे नाम पे होगी, वो मेरी पर्सनल होगी, तो पर्सनल चीज़ें मेरी अलग होगी, और कंपनी की अपनी पर्सनल आइडेंटिटीज या पर्सनल इक्विपमेंट्स या कुछ भी पर्सनल वो हम कह सकते हैं मशीन, बिल्डिंग, कुछ भी वो परचेज कर सकती है। तो वो दोनों चीज़ का भी दोनों जो होगी सेपरेट होगी फ्रॉम द ओनरशिप एंड कंट्रोल। तो ये थे आपके पॉइंट्स, फीचर्स, और ये इसकी डेफिनेशन जॉइंट स्टॉक कंपनी की। जल्दी से आप ये फ्लो चार्ट बनाओ, उसके बाद हम एक एक करके ये सारे के सारे जो हैं इसके ये फीचर्स हैं, इनके फ्लो चार्ट बनाएंगे, उसको कवर करेंगे। जल्दी से एक बार उसको आइए स्टार्ट करते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी के दो फीचर्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। पहला आपका सेपरेट लीगल रेजिस्टेंस,
उसके बाद है आर्टिफिशियल पर्सन। मैं आपको बता ही चुका हूँ कंपनी जो होती है बाय लॉ, अगर हम बात करें कंपनी जो होती है बाय लॉ क्रिएट होती है और वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी क्या है, एक सेपरेट है। कंपनी के मेंबर से सेपरेट है, मेंबर अलग हैं और कंपनी अलग है। जब वैल्यूएशन करेंगे तो मेंबर्स की प्रॉपर्टी अलग वैल्यूएट करेंगे और कंपनी की प्रॉपर्टी अलग करेंगे। हम ऐसा बोलते हैं कि रिलायंस इन्फोसिस की जो कंपनी की टर्नओवर है वो 2.5 लाख करोड़ है। इसका मतलब मुकेश अंबानी की 2.5 लाख करोड़ टर्नओवर नहीं है, वो उस कंपनी की टर्नओवर है। तो वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो सेपरेट है। ठीक है, मेंबर से वो सेपरेट है, मतलब अलग है। कंपनी अलग बन जाएगी और मेंबर अलग बन जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनीज कैरी द बिजनेस। कंपनी जो है सिर्फ क्या करेगी, कैरी का काम करेगी, बिजनेस करेगी अपने नेम से। कंपनी अपने नाम से बिजनेस करेगी एंड ही कैन बाय एंड सेल, वो अपने नाम पे किसी भी एसेट्स को परचेज भी कर सकती है और किसी भी एसेट को बेच भी सकती है किसी नाम से। स्वदेशी बजाज एक कंपनी है या एक हम कह सकते हैं बजाज का एक डिस्ट्रीब्यूटर है या उसने स्वदेशी नाम से बोल रखा है, तो बाइक खरीदते हैं बेचते हैं, बाइक खरीदते हैं बेचते हैं। तो बजाज की बाइक खरीदेगा बेचेगा तो वो क्या है, मेंबर अलग है, कंपनी अलग है, उसके अपने अकाउंट होंगे। इट एंटर द कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइडर, मतलब कंपनी जो है, कंपनी अपने नाम से किसी भी आउटसाइडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और आउटसाइडर भी किसी भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। पर इवन एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है क्योंकि वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। मेंबर्स की चाहे रजामंदी हो या ना हो, मेंबर्स जो है काम कर रहे हैं शेयर होल्डर, उसमें से सेटिस्फाई हो ना हो, कोई बंदा मतलब वो सेटिस्फाइड है कि नहीं, उसे कंपनी से करना पड़ा। लेकिन बोर्ड और डायरेक्टर जो होते हैं कंपनी के अंदर, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमें उससे कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उससे कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। उसके बाद है कंपनी एंड मेंबर सेपरेट एंटिटी, मतलब कंपनी और मेंबर्स हैं वो सेपरेट इंडिविजुअल है। कंपनी एक अपना सेपरेट इंडिविजुअल है और मेंबर्स हैं एक अपने सेपरेट इंडिविजुअल है। दोनों को दोनों अगर हम बात करें तो सेपरेट है, दोनों बंदे अलग हैं, दोनों को दोनों कह सकते हैं सेपरेटली ही ट्रीट करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसको, क्योंकि जब कभी भी लॉस होगा, किसी थर्ड पार्टी ने केस करा, केस करने का मतलब है कंपनी पे केस करा, उसने किसी पर्टिकुलर बंदे पे नहीं करा, किसी डायरेक्टर पे नहीं करा, कंपनी में करा है। अब कंपनी में 50 बंदे हैं, इसका मतलब 50 के 50 बंदे उसके रिस्पॉन्सिबल हैं, तो 50 के 50 ही बंदे क्या करेंगे, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे क्योंकि कंपनी के नाम पे केस हुआ, किसी दूसरे बंदे के नाम पे केस नहीं हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिफिशियल पर्सन। अगर हम काम बात करें, कंपनी क्या है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे हम लोग ह्यूमन बॉडी है, हमारी फिजिकल स्ट्रक्चर ना, कि हम दिखते हैं कि हमारे हाथ पैर है, नाक है, ठीक है, उसी तरह से कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल है, दिखती नहीं है पर लेकिन कंपनी का अस्तित्व है। कंपनी भी ग्रो होती है, कंपनी भी हम कह सकते हैं प्रॉस्पर करती है, कंपनी भी रोती है। जब कंपनी का लॉस होगा, घाटा होगा, तो कंपनी क्या कर रही है, रो रही है, सड़ रही है। जैसे लॉकडाउन हो चुका है, आपको पता है कई सारी इंडस्ट्रीज बंद पड़ी है। क्यों बंद पड़ी है, क्योंकि लॉकडाउन हो चुका है, काम नहीं हो पा रहा। तो हम कह सकते हैं इस टाइम पे कंपनियां रो रही है। क्यों, क्योंकि कंपनी होने का मतलब कंपनी में काम ही नहीं हो रहा, कंपनी में पैसा नहीं आ रहा, तो कंपनी रो रही है। तो कंपनी की हम लोग कैसे अगर हम बात करें तो कंपनी सर्वाइव रहती है अगर लॉन्ग टर्म में काम करना है उसको। अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पा रही तो उसके लिए सर्वाइव करना मुश्किल होगा। तो जैसे हम इंडिविजुअल होते हैं उसी तरह से कंपनी होती है। कंपनी इज डज नॉट अ फिजिकल बॉडी। अगर हम बात करें जैसे ह्यूमन बॉडी होती है, उनके अपने स्ट्रक्चर होता है, पर लेकिन ऐसे कंपनी का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। इट इज कंपनीज क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा बनाई जाती है, तो कानून के प्रोविजंस होते हैं, इनको फॉलो करना पड़ता है। एंड द ऑपरेशन इज परफॉर्म अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे ऑपरेशन का मतलब है चीर फाड़ नहीं, ऑपरेशन मतलब एक्टिविटीज, जो भी कंपनी के अंदर एक्टिविटीज की जाएगी, जो भी कंपनी के अंदर एक्टिविटीज की जाएगी वो कैसे की जाएगी, बाय दी डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जहाँ पे कुछ मेंबर्स को, मेंबर्स होते हैं शेयर होल्डर, उनमें से कुछ बंदे सिलेक्ट कर लिए जाएंगे, 7 या 5 10 जो भी है, हम बंदे क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे और उनको क्या बनाएंगे, डायरेक्टर बना देंगे। ठीक है, मिनिमम 2 और 3 की रेशियो होती है। अगर हम बात करें तो डायरेक्टर बना देंगे। तो डायरेक्टर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, हमारे बिहाफ पे क्या करेंगे, हम उनको इलेक्ट करके वो हमारे बिहाफ पे काम करेंगे। तो ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बाय द मेंबर्स। जो मेंबर्स होंगे, जो भी बंदे उनको नियुक्त करेंगे, उनके द्वारा ही काम किया जाएगा और वही सारे काम को करेंगे। बाकी मेंबर्स भी काम करेंगे पर लेकिन उनका मेन रोल होगा। एंड बिजनेस इज रन विद द नेम, मतलब कंपनी इसमें क्या होगा, जो बिजनेस होगा वो कंपनी के नाम पे रन किया जाएगा, क्योंकि कंपनी एक पर्टिकुलर बंदे के नाम पे रन नहीं किया जाएगा बल्कि पूरी कंपनी के नाम पे रन किया जाएगा।
क्योंकि कंपनी क्या है, एक सेपरेट हम कह सकते हैं लीगल एंटिटी है, और कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके नाम पे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जल्दी से आप लोग लिख लो, ये आपको लग रहा है शायद कोई डाउट नहीं होगा, वो सिंपल पॉइंट था ये। जल्दी से इसको एक बार आप लोग फ्लो चार्ट को बना लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं बाकी के पॉइंट्स। देखो ये बेटा नेक्स्ट पॉइंट है रजिस्ट्रेशन और परपेचुअल स्टेशन। व्हाट इज रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन का मतलब है कंपनी को रजिस्टर करना। मैंने आपको बताया था कि कंपनी को रजिस्टर करना जरूरी है, क्योंकि जैसे हमने पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करते हैं उसी तरह से हमें अपनी कंपनी को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। सबसे पहले कंपनी को रजिस्टर करने से पहले हमें आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में जाना होता है। कहाँ पे? जिस स्टेट में है, जैसे दिल्ली में 2 आरओसी है हमारी, ठीक है जी, तो हमें वहां जाना होगा दिल्ली में, जहाँ पे भी हमारा आरओसी ऑफिस है। हमें एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म के तहत हमें अपनी कंपनी के नाम, एड्रेस, कितनी कैपिटल है, कितनी लाइबिलिटीज है, कितना सब्सक्रिप्शन है हमारा, लाइबिलिटी वाला पॉइंट है, कैपिटल वाला पॉइंट है, और एड्रेस क्लॉज है, वो सारा हमें इसको लिखना पड़ेगा। जो भी मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर हैं, बोर्ड डायरेक्टर्स में कौन है, उनके साइन, उनका डॉक्यूमेंट, जो भी प्रेस्क्राइब फॉर्मेट होगा और जो भी लीगल फीस होगी हमें उनको कंपनी को आरओसी के अंदर हमें जमा करना पड़ेगा। जब एंड इज वेरी लीगली कंपल्सरी, और कानूनी रूप से जरूरी है कंपनी को कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली रजिस्टर करना। कंपनी एक्ट, कंपनी का मतलब मैंने आपको पढ़ाया था, पहले ही बता चुका हूं। कंपनी का मतलब है जो किसी एक्ट में रजिस्टर्ड है। जैसे मान लो 2005 अभी एक्ट चल रहा है, उससे पहले भी कोई एक्ट होगा, उससे पहले भी कोई एक्ट होगा, या 2005 के बाद कोई और एक्ट आएगा, 2015 आ गया, तो कंपनी कौन है? कंपनी वो भी है जो 2015 में रजिस्टर हो रही है और जो 2005 में रजिस्टर हुई है और इससे पहले वाला है। मान लो 18वीं सेंचुरी के अंदर, या हम कह सकते हैं 19वीं शताब्दी के अंदर अगर हम बात करें तो कंपनी रजिस्टर होती थी, यस, तो क्या वो कंपनी नहीं है? नहीं, यस, वो कंपनी मानी जाएगी, क्योंकि जो अभी 2000 जो साल चल रहा है, इस सदी में, 20वीं सदी में जो कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है वो भी कंपनी मानी जाएगी, और जो 19वीं सदी में रजिस्टर्ड हुई है वो भी कंपनी मानी जाएगी, और 18वीं शताब्दी में जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई है वो भी कंपनी मानी जाएगी। एंड इट इज वेरी नेसेसरी टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड। विदाउट रजिस्ट्रेशन, अगर कोई कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, नो कंपनी कैन। कोई भी कंपनी एग्जिस्टेंस मतलब उसकी बुनियाद नहीं आ सकती है, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे हम कह सकते हैं इंडिया में रहने के लिए जैसे जन्म पत्र की होती है ना, बच्चा जो होता है तो उसकी जन्म पत्री बनती है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा, बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा। उसी तरह से जब कंपनी खोलते हैं तो कंपनी के कहते हैं उसका बर्थ सर्टिफिकेट, वो है बेटा आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन, वो जरूरी है। बिना कंपनी के, बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी कंपनी काम नहीं कर सकती है, और कोई कंपनी अगर ऐसी पाई जाती है जो गलत काम कर रही है, उसके ऊपर इलीगल, काइंड ऑफ लीगली है, वो इलीगल मानी जाएगी और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो भी मेंबर्स चला रहे हैं उनके खिलाफ जो भी सजा के प्रावधान होंगे वो फॉलो किए जाएंगे। उसके बाद है परपेचुअल स्टेशन। मैंने आपको पढ़ाया था कंपनी में कम एंड गो, मेंबर में भी कम एंड गो कंपनी को ऑफर करे। कंपनी के अंदर चाहे बंदा आए चाहे बंदा जाए, कंपनी चलती रहेगी, किसी के होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो आप लोग सारे के सारे लोग मान लो रिलायंस इंफोसिस में काम करते हो, अब लॉकडाउन हो गया, आपको निकाल दिया गया, रिलायंस ने निकाल दिया, तो क्या कंपनी बंद हो रहेगी? नहीं, कंपनी अपना काम करती रहेगी। कंपनी अपना काम कर रही है, किसी के होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी गो फॉरएवर। तो कंपनी कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस, ये कह रहा है कंपनी जो है कंटिन्यूअसली काम कर सकती है। इंडिपेंडेंस ऑफ द मेंबर, मेंबर के हिसाब से मेंबर अपना चाहे तो अपने हिसाब से अपनी कंपनी को जब मर्जी तक रन कर सकते हैं। मेंबर अलग है और कंपनी अलग है। मेंबर अगर नहीं भी काम कर रहा है, फिजिकली हैंडीकैप हो गया, पागल हो गया, कुछ हो गया, उसको निकाल दिया मेंबर को। मेंबर का मतलब शेयर होल्डर, वो अपना जो भी अपना कंट्रीब्यूशन का पैसा लगाएगा चल जाएगा, पर कंपनी अपना काम करते रहेगी, कंपनी कभी खत्म नहीं होगी। एंड कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी को कैसे क्रिएट किया गया है? कंपनी को क्रिएट किया गया लॉ के अंतर्गत। मैंने आपको पढ़ाया था अभी पीछे ही पॉइंट डिस्कस किया है कि 1956 एक्ट जो हमारा कंपनी एक्ट है, 2003 एक्ट जो भी हमारा कंपनी एक्ट है, उसके तहत अगर हम काम करें तो हमने कंपनी को बाय लॉ बनाया। एंड ओनली लॉ कैन एंड, और लॉ के द्वारा ही हमें उस कंपनी को हम बंद कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। कंपनी के द्वारा ही उसका रजिस्ट्रेशन होगा, कंपनी के द्वारा ही उसका डिसोल्यूशन होगा, फर्म का डिसोल्यूशन। मेंबर में भी काम एंड गो, कोई बंदा आए या बंदा जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी को फॉरवर्ड। कंपनी हमेशा अपना काम करती रहेगी, कंपनी हमेशा चलती रहेगी विदाउट एनी ब्रेक। चाहे हम कोई काम करें या ना करें, चाहे हम सोए, चाहे मान लो कंपनी है,
रिलायंस इंफोसिस की बात करते हैं, मान लो उसके मेन हेड जो है मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी मान लो जी 20 दिन के लिए चले गए घूमने के लिए, उनको कोई लेना देना नहीं है किसी से, ओनली 20 दिन घूमने गए हैं, तो क्या कंपनी बदल रहेगी? क्या कंपनी अपना काम नहीं करनी? कंपनी अपना काम कर रही है, कंपनी गो फॉरएवर। कंपनी किसी के होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी गो फॉरएवर। तो ये हमारा पॉइंट परपेचुअल स्विचन एंड रजिस्ट्रेशन, ये इसके फ्लो चार्ट है, जल्दी से आप लोग उसको लिख लो, बना लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बाकी के जो पॉइंट्स हैं हमारे जो रहते हैं वो करेंगे जल्दी से। सॉरी देखो नेक्स्ट पॉइंट है जी कॉमन सील और ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कंपनी की एक क्या होती है, प्रॉपरली एक कॉमन सील होती है, क्योंकि बीइंग अ कंपनी एक क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी दिखती नहीं है, जैसे हम लोग हैं, हमारी फिजिकल बॉडी है, फिजिकल अपीयरेंस है, उस तरह से कंपनी की कोई फिजिकल तो है नहीं है कि हम बोलेंगे ग्लोबल एंटरप्राइज आ जा, जल्दी से साइन कर जा, यहाँ पे तुम्हारे साइन चाहिए, यहाँ पे तुम्हारे साइन चाहिए। ग्लोबल एंटरप्राइज कहाँ से आएगा? वो तो है ही नहीं, वो तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको हमने क्रिएट किया बाय लॉ। तो बीइंग अ कंपनी, तो कंपनी के भी साइन करेगी तो वो भी तो जीवित है, वो भी तो उसकी एग्जिस्टेंस है, वो भी साइन करेगी, तो उसके लिए कॉमन सील होती है। कॉमन सील एक तरह का हम कह सकते हैं डॉक्यूमेंट होगा, एक तरह का डिवाइस होता है जिसके ऊपर उसका नाम हम कह सकते हैं, यहाँ पे एग्रेंट होगा, उसका नाम उभरा होगा, जिसपे आप उस कंपनी के नाम को दे सकते हो। तो बीइंग आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी कैन नॉट साइन। अगर हम बात करें, अगर कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है और कंपनी जो है किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन नहीं कर सकती है, क्योंकि वो क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। एंड इट इज वेरी नीड फॉर द कॉमन सील, इसलिए वो जरूरत है कॉमन सील की, ठीक है, जिसके ऊपर कॉमन सील पे कंपनी का नाम क्या होगा, खुदा होगा, एंड उस पे लिखा होगा कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी दिल्ली की है, मुंबई की है, महाराष्ट्र की है, किस जगह की है, उस पे इवन ये भी हो सकता है कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, वो भी सब लिखा हो सकता है, और जो भी डॉक्यूमेंट होगा उस पर सील किया जाएगा। जैसे कभी आपने देखा होगा कई सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं डॉक्टर्स के, लॉयर्स के, तो लाल रंग की नाम कह सकते हैं, एक वो होती है जैसे लाख राख कहते हैं उसको, लाख कहते हैं, जिसको गर्म करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, इसको शीट पे रखते हैं, लगा देते हैं, शीट पे रखते हैं, और जैसे इसको हम पंच करते हैं तो उस पर क्या होता है, वो उभर के आता है, क्योंकि ठंडी होती है, वो चिपक जाती है शीट के साथ, और वो उस पे नाम लिख के आएगा, ग्लोबल एंटरप्राइज या कुछ और नाम, जो भी कंपनी का नाम है लिख के आएगा, और उसको क्या करते हैं हम लोग अपने दीवार पे लगा देते हैं अपने सर्टिफिकेट की फॉर्म में। तो दिस इज काइंड ऑफ अ सर्टिफिकेट जहाँ पे उस पे कंपनी का नाम, मतलब जो है इंस्टीट्यूट का नाम, संस्था का नाम, कंपनी का नाम लिखा हुआ, और वो दिखाता है कि ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल ओरिजिनल है, बिल्कुल रियल है, बिल्कुल फेक नहीं है। एंड ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ग्रुप आर परफॉर्म्ड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल। अब कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम बात करें, कंपनी में अगर हम बात करें, तो जो भी एक्टिविटीज होगी कंपनी के अंदर, वो ग्रुप ऑफ पीपल्स, लोग क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, लोगों के द्वारा परफॉर्म की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज एनीवन इज एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, मतलब जो भी कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहा है, जो भी कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो कॉमन सील को यूज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा यूज करेगा, नहीं, जितने भी मेंबर्स हैं जो नॉमिनेट किए गए हैं एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम के अंदर, वो जितने भी मेंबर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो उसको साइन कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, किसको, कॉमन सील को यूज कर सकते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट पे अगर हम लगता है ये नेसेसरी है वहाँ पे कॉमन सील लगाना, तो वहाँ पे वो उसको यूज कर सकते हैं। एंड द प्लेस ऑफ सिग्नेचर ऑफ द कंपनीज, ये कह रहा है दिस इज काइंड ऑफ हम कह सकते हैं, दिस अगर कोई भी कंपनी ने इस पर साइन कर दिया किसी भी डॉक्यूमेंट पे, एंड ईच मेंबर्स टू बाउंड, इसका मतलब कंपनी को बाउंड रहना पड़ेगा, कंपनी को काम परफॉर्म करना पड़ेगा, कंपनी को जो प्रोजेक्ट है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर कॉमन सी लगी हुई है। कोई मेंबर बोलते हैं नहीं जी मैं तो नहीं मानता इसको, तो तुम मत मान, कोई दिक्कत नहीं, पर कंपनी के नाम पे बिहाफ पे साइन हो चुका है, इसका मतलब इस पर कॉमन सी लग चुकी है, अब उसको मानना पड़ेगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको, पता ना कभी कभार क्या होता है, कई घर सील होते हैं, है ना, वो आपने देखा होगा कि जैसे कभी कभार एमसीडी वाले आते हैं दुकान सील करने के लिए, एक ताले को ताला लगाते हैं, कपड़ा लगाते हैं उसके ऊपर, है ना, कपड़ा वो लपेट देंगे, उसके वाइट रंग का कपड़ा, उसके ऊपर क्या करेंगे, उसके ऊपर जो गरम लाल रंग की हम कह सकते हैं लाख होती है, उसको लगा कैसे चिपका देंगे, इसका मतलब वो सील हो चुका है, इसका मतलब वो सील हो चुका है तो कंपनी के द्वारा, इसका मतलब है उसको आप नहीं खोल सकते, अगर आप खोलोगे तो आप इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो, तो इसको कानून के द्वारा सील लगाई गई है, तो कानून के द्वारा ही उस सील को खोला जाएगा,
ठीक है जी। तो सेम इसी तरह से कंपनी के, और जब एक बार उसको सील लग गई, उसको नोटिस लग गया, इसका मतलब है उस पर लिखा होता है कि कोई बंदा खोलेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, फाइन हो सकता है। तो इसका मतलब क्या वही है कि इसको हर किसी बंदे को माइंड बांधना पड़ेगा, उस बात को मानना पड़ेगा कि इसको पूरी तरह से सील हो चुकी है बिल्डिंग, ये पूरी तरह से बंद हो चुकी है। उसी तरह से जो भी कंपनी के कॉमन सील के ऊपर साइन किया जाएगा उसको हर बंदे को मानना पड़ेगा, और जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो किस पर डिवाइड होते हैं? ऑब्वियस सी बात है, जो कैपिटल होती है, कह सकते हैं कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइड टू शेयर। शेयर कैपिटल के फॉर्म में होता है, इट में बी इक्विटी से कैपिटल, इट में बी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये हम लोग आप लोग 11th क्लास से पढ़ चुके हो। एंड द शेयर इज फ्रीली ट्रांसफर टू मेंबर्स, और जो हम बात करें जो शेयर्स हैं उसको हम आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी हम इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, हम सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस टॉपिक अगर आगे आएगा हमारा, उसमें हम लोग पूरा पढ़ेंगे डिटेल में, अभी इसकी जरूरत नहीं है। और जो भी हम कह सकते हैं मेंबर जो है फ्री है, वो अपने शेयर्स को किसी ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा शेयर बाजार, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, शेयर्स खरीदते बिकते हैं। इसका मतलब है कि शेयर्स को खरीदा और बेचा जा सकता है, उसकी वैल्यूएशन के अकॉर्डिंगली, उसके प्राइस के अकॉर्डिंगली। अगर हम चाहें तो अगर हमें बेचना है, मान लो मैं किसी कंपनी में शेयर होल्डर हूँ, मैंने मान लो 5 लाख के शेयर ले रखे हैं, मान लो एक शेयर की वैल्यू 2 रुपये है, 10 लाख के शेयर हो गए, ठीक है जी। 5 लाख के शेयर, 5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, 2 रुपये के शेयर है, तो कितना हो गया 10। मान लो मैंने 5 साल पहले खरीदे थे, अब मान लो कि उसकी वैल्यू बढ़ गई 10 रुपये हो गई, तो मेरे को पता है कि मैं 50 लाख हो गया, तो अगर मैं चाहूँ तो फ्री मैं अपने शेयर को बेच सकता हूँ, क्योंकि कंपनी को किससे मतलब है, कंपनी को सिर्फ उससे मतलब है, पैसे से मतलब है। ये नहीं मैटर करता कि विपिन के पास शेयर है, कि मनोज के पास शेयर है, कि दिनेश के पास शेयर है, कंपनी को किससे मतलब है, सिर्फ अपने कंपनी से। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर मैं बात करूँ, एक कंपनी मान लो खुली जिसमें 1 लाख शेयर थे, कितने थे 1 लाख शेयर थे, एक शेयर की 10 रुपये थी, ठीक है। एक कंपनी खुलेगी, मान लो ग्लोबल इन्फोसिस लिमिटेड, एक कंपनी खुलेगी ग्लोबल इन्फोसिस लिमिटेड कंपनी खुलेगी, जिसके अंदर 1 लाख शेयर इशू किए गए, सब लोग जनता को दिए गए। एक शेयर की वैल्यू कितनी है 10 रुपये, कितनी है 10 रुपये। अब कितना हो गया वैल्यू 10 लाख रुपये, इसका मतलब है कंपनी में कितना कैपिटल हो गया, टोटल कितना हो गया 10 लाख रुपये हो गया। अब 10 लाख रुपये जो कैपिटल हुआ, अगर हम उसकी बात करें तो कंपनी ने क्या करा, शेयर होल्डर से लिया, क्योंकि कंपनी का पैसा नहीं था। कंपनी ने बोला कि जो हमें पैसा निवेश करेगा हम उसको रिटर्न देंगे। कंपनी ने बोला कि हम हमको हर साल 1% डिविडेंड देंगे, ठीक है। कितना देंगे 1%। तो हम बात करें, मान लो किसी बंदे के पास 10,000 शेयर है, तो 10,000 शेयर का मतलब इंटू 100 करता हूँ, 10 रुपीज़ करता हूँ, तो कितना होगा 1 लाख। तो 1 लाख का अगर हम बात करते हैं 1% डिविडेंड, तो जो भी डिविडेंड है, मान लो 10% डिविडेंड की बात कर रहे हैं, तो 10% कितना होगा, ये 10,000 रुपये। इसका मतलब है डिविडेंड दिया जाएगा। पर लेकिन ये पैसा है, ये पैसा का ऑप्शन नहीं करेगी कंपनी। ये कह रहे हैं जब कंपनी बंद होगी, कंपनी जब लिक्विडेट होगी, जब कंपनी पूरी तरह से क्लोज होगी, तब आपको आपका पैसा दिया जाएगा, उससे पहले आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। अगर आपको अपने शेयर को बेचना है तो आप बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब सीधी सी बात है, मान लो मेरे पास इस कंपनी के मान लो 20,000 शेयर थे, मेरे पास कंपनी के कितने शेयर थे 20,000 शेयर थे, ठीक है जी। अब मान लो कि उसने मैंने लिए कितने 10 रुपये का था, इसका मतलब है 2 लाख रुपए मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, मैंने इस कंपनी में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। पर एट द टाइम के हिसाब से 2 साल हो चुके हैं, मैंने 10% का इंटरेस्ट भी ले लिया वहाँ से, डिविडेंड की फॉर्म में इनकम भी मैंने ले ली है, कंपनी से वो रेगुलर इनकम आ रही है। अब जब कंपनी रेगुलर इनकम देती है तो कंपनी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। अब मान लो मेरे जो शेयर की वैल्यू थी 10 रुपये, आज 2 साल के बाद उस शेयर की वैल्यू होगी 20 रुपये हो गई, कितनी होगी 20 रुपये हो गई। तो इसका मतलब मैंने जो शेयर की 2 लाख रुपए की, कितने के हो गए 4 लाख हो गए, इसका मतलब है 4 लाख के हो गए। अब 4 लाख रुपए के शेयर हो चुके हैं। अब कंपनी को क्या है, कंपनी शेयर लेगी नहीं, कंपनी बोलती है कि हम आपसे 2 लाख रुपए ले रखे हैं, हम आपको 2 लाख कब देंगे, जब कंपनी बंद होगी। आप या तो मेंबर्स जिनके पास ऑलरेडी शेयर है हमारे कंपनी के, उनको बेच सकते हो, या किसी आउटसाइडर को बेच सकते हो। तो मैंने क्या करा, मैंने ऐड डाल दी कि मेरे पास इतने शेयर पड़े हैं, किसी को लेने ले लो। या मैंने क्या करा, ऑनलाइन क्या करा, अपने शेयर बेच दिए। तो मैंने क्या करा, अपना रेट लगाया और मैंने क्या करा कि मैं इसको 22 रुपये में बेच दूंगा, क्योंकि देखो अभी कंपनी मेरे 10 रुपये थी, फिर 15 हुई, फिर 18 हुई, फिर 20 हुई, और कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी ग्रो कर रही है, तो उसकी वैल्यू फ्यूचर में बढ़ेगी ना, उसकी फ्यूचर बढ़ेगी। तो मैंने क्या करा, उसको 22 रुपये में बेच दिया, और एक बंदा था जिसने मेरे से 22 रुपये में शेयर परचेज कर लिए। इसका मतलब अगर बात करूं तो मेरे को हम बात करें अल्टीमेटली मेरे को प्रॉफिट हो गया, क्योंकि मैंने 10 का लिया था, मैंने 22 से बेचा, मेरे को 12 रुपये में 2,40,000 का प्रॉफिट हो चुका है, और 2 साल का मैं डिविडेंड ले सकूँ 10% के हिसाब से। तो इसका मतलब मैंने अपने शेयर बेच दिए। अब जो शेयर मेरे नाम पे थे,
वो क्या होंगे, वो सिर्फ ट्रांसफर हो जाएंगे। किसके नाम पे, मैं जो शेयर थे मेरे पास, जो 20 शेयर के सर्टिफिकेट में मेरे पास शेयर्स पड़े हैं, मैं क्या करूँगा, उस बंदे को दे दूंगा और उसको लिख दूंगा कि आई एस आई एम ट्रांसफर दिस शेयर टू दिस, एक लेटर बनाऊंगा कोर्ट से, उस पर साइन कर दूंगा, मैंने ये शेयर के नाम पे ट्रांसफर कर दिए। अब वो शेयर उसके नाम पे ट्रांसफर हो गए। अब वो बंदा अगर आगे जाए, फर्दर चाहे तो अगर फर्दर उसको आगे बेच सकता है। तो कंपनी में हम ट्रांसफर ऑफ शेयर कर सकते हैं आसानी से। तो शेयर होल्डर आर फ्रीली विड्रॉ। अगर हम लोग चाहे तो मेंबरशिप, ऑब्वियसली बात है, मैं इस कंपनी में मेंबर था, ग्लोबल इन्फोटेक लिमिटेड कंपनी में मेंबर था, क्योंकि मैंने 20,000 के शेयर ले रखे रहे, तो मैंने विड्रॉ कर दिया कि भाई मैं मेंबर नहीं रहना चाहता, मैं अपना मेंबर रहना, तो मैं वहाँ से निकल गया। तो मैंने वहाँ से क्या करा, शेयर्स लिए जो मेरे पास थे, मैंने विड्रॉ कर दिए, मैंने किसी और बंदे को भेज दिए, मैंने वहाँ से विड्रॉ कर लिए और मैंने बोला कि मैं इस कंपनी में अब शेयर होल्डर नहीं हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने शेयर क्या करूँगा, किसी दूसरी कंपनी को, किसी दूसरे बंदे को, या किसी दूसरी कंपनी को, किसी बैंक को, किसी को भी भेज सकता हूँ, फ्रीली ट्रांसफर है। पर पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता, पार्टनरशिप में पार्टनर, क्योंकि कंपनी को किसने मतलब है 2 लाख से इनिशियल कैपिटल जो उन्होंने पैसा लिया है, उन्होंने बोला कि वो पैसा हम कब देंगे, बाद में देंगे। तो कंपनी को ये फर्क नहीं पड़ता कि वो शेयर किसके नाम पे, मनोज के नाम पे, दिनेश के नाम पे, कि दीपिका नाम के नाम पे, वो किसी के नाम पे शेयर हो, उनको कोई मतलब नहीं, उनसे सिर्फ 2 लाख से मतलब है कि 2 लाख वो कब पे करेंगे, वो तभी पे करेंगे जब कंपनी आपकी बंद होगी, कंपनी आपकी लिक्विडेट होगी। तो ये पॉइंट पर बात जल्दी से आप उसको लिख लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो जी, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, सेकंड लास्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। अगर हम बात करें, कंट्रोल अलग करता है एंड ओनरशिप अलग होती है। इसका मतलब क्या है, मान लो कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, पहले सबसे पहले एग्जांपल समझो, आपको क्लियरिटी हो जाएगी। मान लो जी, अगर हम बात करते हैं 100 लोगों ने कंपनी खोली, ठीक है जी, 100 लोगों ने क्या करा, पैसा लगाया। अब मान लो एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, मान लो जी 10,000 रुपये, ठीक है जी, 100 शेयर ले लिए। अब इसकी अगर हम बात करें, मान लो वैल्यू ज़्यादा नहीं है, 10 रुपये का शेयर ले लो और शेयर थे 1 लाख, इसका मतलब 1 लाख के शेयर थे। अब कई लोगों ने शेयर परचेज करे, किसी ने 3,000 ले लिए, किसी ने 2,000 ले लिए, किसी ने 4,000 ले लिए, किसी ने 5,000 ले लिए। इस तरह से हमारे शेयर निकल गए और हमने देखा कि हमारे पास 1 लाख इंटू 10, इसका मतलब है टोटल 10 लाख रुपए हमारे पास पैसा आ गया। अब मोस्टली होता क्या है, कंपनी में एक प्रमोटर होता है, उस प्रमोटर इज एन आइडिया टू क्रिएट अ बिजनेस। मान लो उसमें 5 बंदे थे, रमेश, दिनेश, मनोज, रुपेश और दीपक। तो ये 5 बंदे थे जिन लोगों ने बिजनेस का आइडिया लेके आए कि हम कंपनी खोलेंगे, काम करेंगे। तो ये 5 बंदे हम कह सकते हैं, जो हम कह सकते हैं मेन कंपनी में मेन बंदे हैं। तो कंपनी में वैसे काफी सारे मेंबर्स हैं, कई लोगों ने पैसा लगा रखा है, पर लेकिन रियलिटी में ये तो सिर्फ ओनली इन्वेस्टर हैं, इन्होंने सिर्फ पैसा निवेश कर रहे हैं, इस काइंड ऑफ इन्वेस्टर। इनको तो बस ये मान लो इनके पास पैसा, उन्होंने पैसा लगा दिया, पर जो 5 बंदे थे उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास एक दिमाग था। उन लोगों ने क्या करा, अपने दिमाग को यूटिलाइज करा और कंपनी फॉर्म कर दी और लोगों से थोड़ा पैसा खुद भी लगा दिया और बाकी पैसा लोगों से लगवा दिया, अपने रिलेटिव से किसी से पैसा इकट्ठा करके लगवा दिया। अब कंपनी ने क्या करा, बिजनेस क्रिएट किया। अब वो देखा है तो क्या है, ऑनरशिप किसके पास है, ऑनरशिप तो अल्टीमेटली ये ना, जो ये मालिक है, जो लोगों ने, मतलब ये 5 बंदे जो ऑनरशिप में है, वो जो उन्होंने पैसा लगाया प्रमोटर, और जो बाकी लोग जिन लोगों ने कंपनी में पैसा ले रखा है, पैसा लगा रखा है, ऑनरशिप तो उनके पास है, पर लेकिन कंट्रोल पर चला कौन रहा है, बिजनेस कौन चला रहा है, बिजनेस तो वो नहीं चला रहे, वो तो घर में बैठे हैं, उनको सिर्फ डिविडेंड से मतलब है, प्रॉफिट से मतलब है, उनको प्रॉफिट देना है। तो जो कंट्रोल है वो अगर हम बात करें तो कौन सा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या हम कह सकते हैं जो 5 बंदे हैं वो क्या करेंगे, अपने कुछ 2 बंदे 3 बंदे सिलेक्ट कर लेंगे, या किसी बाहर के एक्सपर्ट एडवाइजर्स को बुलवा लेंगे, सीए, सीएस, या कई सारे एक्सपर्ट एडवाइजर्स जो हम उनको आएंगे, बुलाएंगे, उनको पे करेंगे और ये उनको गाइड करेंगे कि सर कैसे काम करना है, कैसे काम करना है, वो उनके पास जॉब पे काम करेंगे और वो क्या करेंगे, अपने काम को एक्सप्लेन करेंगे। तो वही है बेसिकली, तो ऑनरशिप और कंट्रोल अलग होता है, ठीक है जी। तो कंपनी इज बिजनेस, कंपनी में जो बिजनेस होगा which is owned by the shareholder, ऑब्वियसली बात है, कंपनी का बिजनेस है, किसके हाथों में है, वो किसने बनाया, वो शेयर होल्डर ने क्रिएट करा है, शेयर होल्डर का है। एंड शेयर होल्डर रिप्रेजेंट,
elect the representative, जो शेयर होल्डर क्या करेंगे, किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट कर लेंगे, दे आर कॉल्ड डायरेक्टर ऑफ कंपनी। वो कौन होंगे, कंपनी डायरेक्टर होंगे, 4 से 5 बंदे जो हम कह सकते हैं जो सबसे स्ट्रॉन्ग या सबसे मजबूत कड़ी है बिजनेस के अंदर, जो बिजनेस को पूरा रन कर रहे हैं। एंड इनमें अगर वो चाहें तो किसी बंदे को एक्सपर्ट एडवाइजर को बुला भी सकते हैं, रख सकते हैं, मतलब पेड बेसिस। द डायरेक्टर इज मैनेज एंड कंट्रोल द एक्टिविटी, जो डायरेक्टर होगा वो क्या करेगा, वो कंपनी को मैनेज करेगा और कंट्रोल करेगा सारी की सारी एक्टिविटीज एंड अपॉइंटिंग, और क्या करेगा, तो उसको लगता है कि कोई प्रोफेशनल एक्सपर्ट अगर उसको नीड है, किसी तरह की जरूरत है, किसी बंदे को वो नियुक्त कर सकता है, बुला सकता है अपने काम के लिए, प्रॉफिटेबल के पॉइंट से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसपे कंपनी को बेनिफिट हो, क्योंकि जिससे पैसे उन्होंने पैसा लिया है उनको पैसा रिटर्न भी तो करना है। तो 10 लाख रुपए लिए हैं तो ऑब्वियसली बात है 10 लाख रुपए लगाएंगे, 5 लाख लगाएंगे, बाकी भी पैसा लगाएंगे, क्योंकि उनको रिटर्न भी देनी वो जरूरी है। क्योंकि अगर आप अपने शेयर होल्डर को जो पैसा उन्होंने लगाया उनको अगर डिविडेंड या नहीं दोगे, प्रॉफिट नहीं पे करोगे, तो वो क्या करेंगे, अगले साल अपना पैसा डिमांड करने की, हमारा पैसा वापसी दो। अगर आपने किसी से 1000 रुपए लिए हैं, उसको अगले साल 1 साल के बाद 1000 रुपए दे रहे हो, तो क्या वो पैसा आपको दोबारा इन्वेस्ट करेगा, वो कहेगा मुझे बेनिफिट क्या होगा, आपको मैंने 1000 रुपए दिए, 1 साल के बाद आप 1000 रुपए दे रहे हो, तो क्या वो पैसा इन्वेस्ट करेगा, पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, अपना पैसा ना करके विड्रॉ कर लेगा। तो हमें इसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा ताकि वो हमारे पास होल्ड रहे। उसके बाद यानी लिमिटेड लायबिलिटीज, तो लायबिलिटी होती है जो मेंबर्स की, जिन लोगों ने पैसा लगा रखा है, हम कह सकते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है कंपनी में क्या होती है, लिमिटेड होती है अप टू एक्सटेंट। अगर मान लो बात करें मनोज के पास मान लो 3000 शेयर थे, मनोज के पास कितने शेयर थे, 3000, इसका मतलब एक शेयर कितने का, 10 रुपए का, इसका मतलब है 30,000, इसका मतलब क्या, 10 लाख रुपए से, चाहे कंपनी की कितनी भी कैपिटल हो, कंपनी की हम बात करें कितनी भी कैपिटल हो, कितना भी कंट्रीब्यूशन हो, 10 लाख रुपए का कंपनी की शेयर कैपिटल है, हम बात करें तो उसमें से जो अगर कोई लॉस अगर होगा किसी तरह का, तो सिर्फ मनोज कितना का पे करेगा, सिर्फ 30,000 पैसा ही वो पे कर सकता है, ज्यादा पैसा, क्योंकि उसकी लायबिलिटी कितनी है, लिमिटेड है। बाकी मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी होगी, लिमिटेड होगी, तो वो लिखा हुआ है लिमिटेड लायबिलिटी। जैसे मान लो एक बंदे ने परचेज करें 1000 शेयर परचेज करें और उस शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए है, तो इसका मतलब है 10 × 1000, इसका मतलब सिर्फ ओनली कितना हुआ, 10,000। इसका मतलब वो जो बंदा है लायबल टू पे, अगर कोई तरह का लॉस होगा, किसी तरह का नुकसान होगा, तो ये नहीं है कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचेगा, ठीक है, वो अपनी प्रॉपर्टी बेच सकता है अप टू एक्सटेंट, सिर्फ ओनली 10,000 तक, 10,000 तक सारा का सारा वो क्या करेगा, कंपनसेट करेगा, और उसकी लायबिलिटी सिर्फ 10,000 बनती है, वो 10,000 पे ही पे करेगा, बाकी का जितना पैसा होगा वो कंपनी पे करेगी, कंपनी के डायरेक्ट बाकी के मेंबर्स पे करेंगे, बस सिर्फ मैं उतना ही। अगर ऐसा होगा कि उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, अगर मान लो एक बंदे के पास खानदानी पैसा बहुत पैसा है, ठीक है जी, करोड़ों रुपए की संपत्ति, मतलब 2000 करोड़ की संपत्ति है उसके पास, अगर कंपनी का लॉस हो गया, 10 लाख का लॉस हो गया, तो वो तो उसके पास पहुंच जाएगा, उससे लगाए सिर्फ 20,000 में, उसको लॉस कितना हुआ, उसको देना पड़ रहा है 20 लाख रुपए, तो ऑब्वियसली बात है उसको घाटा हो जाएगा ना, तो वो सिर्फ उतना ही जितना उसने पैसा, क्योंकि उसको प्रॉफिट भी कितना मिल रहा है, अगर हम बात करें तो उसको जो प्रॉफिट मिल रहा है उसको कितने मिल रहा है, डिविडेंड भी 3,000 मिल रहा है, इसको कितने मिलेगा, 100 शेयर से मिलेगा। तो जब किसी बंदे को डिविडेंड इनकम भी लिमिट फॉर्म में आ रही है, तो ऑब्वियसली बात है वो लॉस भी क्या करेगा, उतना ही लिमिट फॉर्म में पे करेगा। जल्दी से इसको आप लोग लिख लो, आई थिंक इसके पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल एंड लास्ट इज लिमिटेड लायबिलिटीज। इस फ्लो चार्ट को आप लोग बना लो, फिर हम आगे देखेंगे। ठीक है बेटा, आज जो टॉपिक हमने कवर किया है इस वीडियो में, इस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था डेफिनेशन, एक तो जॉइंट स्टॉक कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है, मीनिंग क्या था उसका, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया फीचर्स, एक बार दोबारा से रीकैप कर लेता हूं। पहला पॉइंट है आपका सेपरेट लीगल एक्जिस्टेंस, उसके बाद आपका आर्टिफिशियल पर्सन, व्हाट इज पीएस, आप लोग बताओगे मुझे इसका आंसर कमेंट में लिख के, सीएस का मतलब बताओगे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, एंड एलएल एंड रजिस्ट्रेशन एंड सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। जल्दी से बताओ, व्हाट इज पीएस, परपेचुअल सिचुएशन, व्हाट इज सीएस, कॉमन सील, व्हाट इज एल, लिमिटेड लायबिलिटीज। तो बेटा ये था हमारा टॉपिक आज का। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मेरे को जितना पॉइंट था मैंने आपको सारा डिस्कस कर दिया, कंपनी की डेफिनेशन, उसके फीचर्स के बारे में। थैंक यू सो मच बेटा। बाकी जो टॉपिक होगा नेक्स्ट क्लास में मेरिट्स और डीमेरिट्स लेके आएंगे, जो हमें टॉपिक कवर करने हैं। ओके बेटा, बाय एवरीवन।